वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड। वैल्यू एडेड में जब हम ऐड करते हैं कंपोनेंट्स तो क्या आता है, ध्यान से देखना। उसको बोलते हैं GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, इट इज नॉट नेट। अगर सिर्फ लिखा ना कैलकुलेट वैल्यू एडेड या वैल्यू एडेड बाय सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि वो नेट है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस intermediate consumption minus intermediate consumption, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अंडरस्टैंड करते हैं कि करके कि क्या है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एक ही बात है। क्या होता है ये चेंज इन स्टॉक? सेम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ही बात है, माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्स। अनलेस otherwise specified, unless otherwise mentioned, it is assumed that exports are already included. Exports are already included in sales. Unless otherwise mentioned, it is assumed that exports are already included. Exports are already included in sales. Exports are already included in sales unless otherwise specified or mentioned. इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। तो अगर सेल्स गिवन है, बस सेल्स बाय फर्म ए, तो फर्म ए की टोटल सेल्स है। तो सेल्स क्या होती हैं? डोमेस्टिक सेल्स टू वेरियस फर्म्स, हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट, सबकी इंक्लूडेड है डोमेस्टिक सेल्स में, बट किसको? विद इन द टेरिटरी, फर्म्स को, हाउसहोल्ड्स को, गवर्नमेंट को। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स क्या होता है? टोटल सेल्स। तो अगर सिर्फ सेल्स लिखा है तो वो टोटल सेल्स है। अब ध्यान से देखना, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, ये स्पेसिफिक सेल है या टोटल सेल्स है? स्पेसिफिक सेल। सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, तो ये तो फर्म ए की एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना। फर्म ए ने फर्म बी को इतना सामान बेचा, और इट इज अज्यूम कि अगर हम किसी फर्म की बात कर रहे हैं तो इट इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इट इज अ स्पेसिफिक सेल। इट इज अ स्पेसिफिक सेल, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। तो ये डोमेस्टिक सेल्स हैं, टोटल सेल्स नहीं है। सेल्स बाय फर्म ए to the government, to the government,
तो ये भी क्या हुई, सेम स्पेसिफिक सेल, ये टोटल सेल्स तो नहीं है, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेल, ठीक है। सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए टू द हाउसहोल्ड्स, सेल्स बाय फर्म ए टू द हाउसहोल्ड, वेरियस हाउसहोल्ड्स, तो ये क्या है, ये भी एक स्पेसिफिक सेल, तो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। अब ध्यान से देखना, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सेल्स बाय फर्म ए टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स। क्या होते हैं ये, एक्सपोर्ट्स। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेल्स unless otherwise mentioned it is assumed that exports are already included in sales। तो अगर सिर्फ सेल्स गिवन है तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट्स भी, डोमेस्टिक तो है ही है, एक्सपोर्ट्स भी। अनलेस अदरवाइज मेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसे अलग से दे रखा है, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, ये टोटल सेल्स नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक सेल है। तो फिर देखो क्या क्या स्पेसिफिक सेल्स दे रखी हैं, तो टोटल सेल्स में ये 4 तरीके की सेल्स हो सकती है, इंडिविजुअली दे रखी हैं तो आपको चारों ऐड करनी पड़ेंगी, और अगर सिर्फ सेल्स लिखा है तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखने वाली बात। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स में क्या आया, देख लिया हमने। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो गया, ओके। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो सामान आपने बेचा उसको बनाने में आपका खर्चा कितना हुआ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, गुड्स एटसेट्रा। गुड्स मतलब जिसमें जिन चीजों को आपने खरीदा बेचने के लिए, तो रॉ मटेरियल भी आएगा, गुड्स भी आएंगे, प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, like rent of factory, like power, पावर मतलब बिजली का बिल, like wages। कभी कभी हमें ये अलग से दे रखे होते हैं, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स तो सिर्फ आपका परचेज प्राइस हो गया, तो अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, उससे रिलेटेड कोई भी और खर्चा दे रखा है तो वो ऐड करेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। एक पॉइंट जो बताना चाहिए, जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ध्यान से देखना, मतलब वो पॉइंट वैसे वहीं पे कवर हो गया, बट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या पॉइंट है, अनलेस अदरवाइज, unless otherwise mentioned, unless otherwise mentioned, imports are already, imports are already included in purchases। कह रहे अगर वही कि डिटेल में आपको अलग से नहीं रहेगा ना, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो स्पेसिफिक परचेजेस नहीं दे रखी, सिर्फ परचेजेस लिखा है, तो उसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, इंपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो परचेज में ध्यान के रखना है, इंपोर्ट्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो हमने पहले क्या निकाला, ग्रॉस वैल्यू एडेड,
ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, फर्म्स होती हैं अलग अलग, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, या सेक्टर्स हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक एक करके आपको हर एक सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा। फर्म है तो फर्म वाइज, सेक्टर्स है तो सेक्टर वाइज, एक एक करके सबका वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा। सबका वैल्यू एडेड निकल गया तो नेट रिजल्ट आपका क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स। अगर सेक्टर वाइज है तो सेक्टर्स, फर्म वाइज है तो फर्म्स। तो वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, फर्म्स है तो फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। जीडीपी आ गया, जीडीपी एमपी। उसके बाद नेशनल इनकम, जैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड में निकाल रहे थे, एनएमपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस से जाएंगे हम नेट पे, तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, तो प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले क्या देखना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सेक्टर वाइज एक एक करके निकलेगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे हमने करे, ढंग से पता होना चाहिए। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स में क्या क्या ध्यान देना है, सेल्स तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स होते हैं। अगर सेल्स गिवन है तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। आइटम वाइज है, इंडिविजुअली है, तो मुझे सारे ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके टोटल निकलेगा। ठीक है जी, सेल्स आ गई। तो अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एनी अदर एक्सपेंस, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस लिखा हो तो टोटल परचेजेस होती हैं वो, उसमें रॉ मटेरियल भी है, गुड्स भी हैं, सब कुछ है। कभी कभी अलग से एक्सपेंसेस दिए होते हैं, पावर, रेंट। रेंट सिर्फ लिखा हो फैक्ट्री का ही माना जाता है, अनलेस वो ऑफिस का बोल दें। सिर्फ रेंट भी लिखा हो तो इन केसेस में वो फैक्ट्री का ही माना जाता है, वो अकाउंट्स अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। तो मतलब वो खर्चा हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ध्यान क्या देना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, अच्छा हुआ याद आ गया, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, क्योंकि ना परचेजेस आ रही हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, गुड्स ओनली, गुड्स होते हैं जो आइटम हमने खरीदे बेचने के लिए। परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, they are not included in intermediate consumption। intermediate consumption का पार्ट ही नहीं होते वो, तो फाइनल गुड्स हैं। तो कैपिटल गुड्स लाइक एसेट्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कैपिटल गुड्स क्या, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आपके एसेट्स हैं, तो वो तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, कहानी शुरू ही वहीं से हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, परचेजेस में डू नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ एसेट्स, कैपिटल गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमने डबल काउंटिंग भी पढ़ लिया, हमने फॉर्मूला भी कर लिया। तो ये कॉपी करेंगे और फिर रीड करेंगे स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। एक क्वेश्चन करते हैं वैल्यू एडेड मेथड पे। क्या है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो दो अलग अलग फर्म्स हैं, एक एक करके निकालते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालते हैं पहले, ध्यान से देखना। ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन 3 असाइनमेंट का, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए।
तो वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट minus intermediate consumption. माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक ही बात करते हैं अभी। सेल्स बाय फर्म बी टू द जनरल गवर्नमेंट, तो ये बी से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, सेल्स बाय फर्म ए, ए की सेल्स है। परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, तो बी की सेल्स है। एक्सपोर्ट्स बाय बी, बी के एक्सपोर्ट्स हैं। चेंज इन स्टॉक ए बी, इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, ए सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए, सी ने ए को बेचा। हमें सी से कोई मतलब है? नहीं सर। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें क्या पता है? ए ने सी से खरीदा। जी। तो हमें देखेंगे कि ए की परचेजेस हमें टोटल गिवन है कि नहीं है। नहीं है तो स्पेसिफिक सारी ऐड कर देंगे। ए परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, बी ने ए से खरीदा तो ए ने बी को बेचा भी। जी। तो ए और बी दोनों से रिलेटेड है, बट यूज होगा कि नहीं होगा वो भी पता चल जाएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। सेल्स बाय फर्म ए, अगर ऐसा लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, तो ये स्पेसिफिक सेल्स है या टोटल सेल्स हैं? टोटल। टोटल है, तो इसमें सारी सेल्स उसके इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक किसी फर्म को, गवर्नमेंट को या एक्सपोर्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सेल्स बाय फर्म है 500, तो सेल्स बाय फर्म है 500 प्लस चेंज इन स्टॉक बाय फर्म में। ठीक है, ये हो गया। चेंज इन स्टॉक बाय फर्म ए ऑफ फर्म है 20, तो 500 प्लस 20 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेजेस ऑफ फर्म है। ओके ओके, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म बी, तो सेल्स बाय फर्म सी टू फर्म ए एंड इंपोर्ट्स बाय फर्म ए, तो ये दो चीजें हैं जो ए ने खरीदी हैं। और जी। टोटल परचेजेस गिवन नहीं है, इंडिविजुअल है, स्पेसिफिक है, तो दोनों ऐड कर देंगे। तो 80 प्लस 250, समझ आया दोनों क्यों आए? हाँ जी। हाँ जी। 80 प्लस 250, तो क्या हो गया? 520 माइनस 330, तो क्या हो गया ये? 190। तो क्या है ये? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ओके जी, तो ये हो गया वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी क्या होगा? ऐसे कर देंगे, इसी के नीचे ही कर देते हैं, यूज कर लेते हैं ना। तो एक खींच लेते हैं। ठीक है, तो फर्म बी क्या कह रही है? फर्म बी वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, तो सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स बाय बी, सेल्स बाय बी टू जनरल गवर्नमेंट, तो ये आ जाएगा जनरल गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट्स बाय बी, तो सेल्स इंडिविजुअल है, स्पेसिफिक है, तो एक्सपोर्ट्स भी ऐड होंगे। तो सेल्स में एक तो 200 आया और एक्सपोर्ट्स भी आएगा 50। परचेजेस बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म बी, तो ये भी बी की सेल्स ही है, तो प्लस 300 और एक्सपोर्ट्स कितने थे? प्लस 50।
ठीक है, और परचेजेस बाय बी फ्रॉम ए, तो परचेजेस हैं तो सेल्स में तीनों आ जाएंगे, 200 350, 200 350। ओके जी, सेल ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, नहीं ये है सिर्फ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी 10, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, ओके, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो परचेजेस ये हो चुका है, ये हो चुका है, परचेजेस बाय हाउसहोल्ड नहीं, एक्सपोर्ट्स नहीं, उसके कोई इंपोर्ट्स नहीं है, बस एक ही आइटम है परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। अब एक ही क्योंकि सेल्स गिवन थी तो ए का इससे कोई दोबारा लेना देना नहीं है, तो बचा बी, बी की परचेजेस हैं तो 200 रुपीज बी की परचेजेस हैं, तो 550 प्लस 10 560 माइनस 200, तो कितना आया 360। करोड़ में तो रुपीज इन करोड़ लिख देंगे, लाख है तो लाख लिख देंगे, वेरीफाई कर लेते हैं, सिर्फ यही मांगा है, कुछ और भी मांगा है? यही मांगा है सर। ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए 190, फर्म बी 360, चेक कर लेते हैं, 190 360 190 360। फॉर्मूला रिवाइज होने के बाद मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, हाँ जी सर, हो गई। तो बेटर रहेगा कि फॉर्मूले के साथ साथ अगर क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करेंगे ना आप आफ्टर द क्लास, तो आपका वो तीनों मेथड्स क्लोज हो जाएंगे।